नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास मिस्टर हीरो। देवराज चौहान ने घोड़े की लगाम खींची तो तेज हिनहिनाहट के साथ घोड़ा ऐसे रुका जैसे किसी ने उसकी टांगों को ब्रेक लगा दिए हों। देवराज चौहान ने सिर पर पड़ी फेल्ट कैप उतारी और उस पर मौजूदा धूल को दूसरे हाथ से झाड़ने के पश्चात सिर पर दाएं हाथ की उंगलियां फेरकर फेल्ट कैप वापस सिर पर रख ली। फेल्ट कैप के कारण सिर पर धूप ना के बराबर हो रही थी। सूर्य सिर पर चढ़ाया था। दिन के 12 बज रहे थे। सूर्य के कारण बनने वाली परछाइयों के साए अब छोटे होने लगे थे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। बदन पर जीन की पैंट, लॉन्ग काले रंग के शूज जो आधी से ज्यादा पिंडलियां ढांपे हुए थे। चेहरे की बड़ी शेव चेहरे को काफी हद तक रफ बना रही थी। सारा बदन पसीने से भरा हुआ था। होंठ इस हद तक सूखे हुए थे कि उन पर जमी पपड़ी स्पष्ट नजर आ रही थी। पिछले कई घंटों से लगाम को पकड़े उसके हाथ रगड़ खा खाकर लाल सुर्ख और सख्त से होने लगे थे। बदन में थकान भराई थी। कमर अकड़ सी गई थी। देवराज चौहान ने घोड़े की जीन के साथ फंसा रखी मुश्क से पानी के चंद घूंट गले से नीचे उतारे और सूख रहे गले को तर किया, जो कि मुश्क के वापस रखने के बाद पुनः सूखना आरंभ हो गया था। अच्छी नस्ल का सेहतमंद घोड़ा था जो कि पिछले कई घंटों से बिना रुके साथ दे रहा था। यह बात शायद जुदा थी कि वह कुछ आराम करने के मूड में था, परंतु बेजान जानवर बोलता भी कैसे। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लेकर मिचमिचाती आंखों से हर तरफ देखा। उसने दोनों तरफ आसमान को छूती गर्म सूखी पहाड़ियों को देखते हुए सिर पर पड़ी फेल्ट कैप पर हाथ रखा ताकि कहीं वह नीचे ना गिर जाए। फिर सिर सीधा करने के पश्चात गर्दन घुमाकर पीछे पथरीले रास्ते पर निगाह मारी जिसे वह तय करके आया था। वह दूर तक उसे सुनसान ही नजर आया। उसने खुद पिछले कई घंटों से किसी इंसान के दर्शन नहीं किए थे। कोई भी आता जाता दिखाई नहीं दिया था। हवा ना के बराबर थी, परंतु जो हवा उन ऊंचे पहाड़ों के बीच फंस जाती थी अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिला रही थी। पहाड़ों पर दाएं बाएं निगाह मारने के बाद देवराज चौहान ने सामने देखा। सामने की धूप में झुलसती पथरीली कच्ची सड़क पर देवराज चौहान ने मिचमिचाती आंखें टिका दी। उसके बाद देवराज चौहान तब तक घोड़े पर बैठा रहा जब तक कि सिगरेट समाप्त नहीं हो गई। फिर सिगरेट को एक तरफ उछाला और कमर पर बंधे होल्स्टर पर निगाह मारने के पश्चात उसने घोड़े को ऐड़ मारी तो घोड़ा पुनः दौड़ पड़ा। सफर फिर आरंभ हुआ। उस सुनसान पथरीली राह पर घोड़े की टापों की आवाज गूंज उठी। देवराज चौहान लगाम के झटकों का इस्तेमाल करते हुए घोड़े को रफ्तार के साथ दौड़ाने लगा। घोड़े के साथ लगभग उसी रफ्तार के साथ उसका शरीर जोरों से हिल रहा था, उछल रहा था। झुलसती धूप के कारण बुरा हाल हो रहा था, परंतु रुकने का देवराज चौहान का कोई इरादा नहीं था और घोड़ा भी शायद अपने मालिक को मंजिल पर पहुंचाकर भरपूर आराम करना चाहता था। करीब आधे घंटे के बाद देवराज चौहान ने एकाएक लगाम खींची कि घोड़ा हिनहिना कर फौरन रुक गया। देवराज चौहान के चेहरे पर एकाएक राहत के भाव नजर आने लगे थे। सामने ही पहाड़ी नदी बह रही थी। देवराज चौहान धीरे धीरे घोड़े को आगे बढ़ाता हुआ नदी के किनारे ले गया। फिर रकाब पर पांव रखकर उछला और नीचे आ गया। लगाम को उसने जीन के साथ अटकाया और घोड़े की पीठ थपथपा दी। घोड़ा उसका इशारा समझा और जोर से सिर हिलाने के पश्चात बहती नदी में थोड़ा सा भीतर जाकर पानी पीने लगा। देवराज चौहान भी आगे बढ़ा। उसने बहते पानी में हाथ मुंह धोए और कुछ दूर नजर आ रहे बड़े से पहाड़ी पत्थर की छाया में बैठकर सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। इरादा महज इतना था कि घोड़ा कुछ देर आराम करके दिन भर के लंबे सफर को बिना किसी थकान के तय कर सके। सिगरेट समाप्त होने को आ रही थी कि एकाएक उसके कानों में घोड़ों की टापों की आवाज पड़ी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। देवराज चौहान ने जरा सी गर्दन आगे करके देखा। वे दो घुड़सवार थे। वे 30 फीट चौड़ी बहती नदी के उस पार थे।
जिस तरफ वह जा रहा था। फिर देखते ही देखते घोड़े पानी में उतरे और धीमे धीमे चलने लगे, क्योंकि पानी गहरा होता जा रहा था। घोड़ों की टांगें लगभग पूरी ही पानी में डूब गई थी। घुड़सवारों ने रकाबों से अपने फंसे जूतों वाले पांव निकालकर ऊपर कर लिए थे, ताकि वे भीगने से बच सकें। देवराज चौहान की शांत स्थिर निगाहें उन दोनों घुड़सवारों पर ही टिकी रही। एक घुड़सवार ने नीले रंग की बड़े बड़े चेक वाली शर्ट पहन रखी थी, मूछें थी और शेव किए होने के कारण उसका चेहरा चमक रहा था। सिर पर धूप से बचने की खातिर कैप डाल रखी थी। ब्लैक रंग की पैंट और पाँव में लेदर के ब्लैक शू थे। कमर में होल्स्टर बंधा था और रिवॉल्वर का हत्था बाहर की ओर छलक रहा था। दूसरे घुड़सवार के बदन पर नीली जीन की पैंट कमीज थी। उसकी दाढ़ी मूछें बढ़कर खिचड़ी नुमा हो रही थी। धूप से बचने के लिए उसने भी सिर पर फेल्ट कैप पहन रखी थी। पाँव में वेलवेट की ब्राउन शूज थे, जो कि आधी पिंडलियों तक को ढांप रहे थे। कमर में होल्स्टर बंधा था। पहले वाले की अपेक्षा इसके चेहरे पर क्रूरता का मापदंड कुछ ज्यादा ही था। दोनों ने आधी नदी ही पार की थी कि निगाह दाईं तरफ मौजूद कुछ दूर टहलते देवराज चौहान के घोड़े पर पड़ी। दोनों ने आंखें सिकोड़कर दाएं बाएं देखा। घोड़े का सवार उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। दोनों की निगाहें मिली, परंतु कहा कुछ नहीं, खामोश रहे। नदी पार करके दोनों ने लगाम को झटका देकर उस घोड़े की तरफ मोड़ा। वे घोड़े के पास पहुंचे। उन्हें देखकर देवराज चौहान का घोड़ा जोर से हिनहिनाया। घोड़ा तो अच्छी नस्ल का है, मर्द घोड़ा है, कहकर दाढ़ी वाला हंसा। मर्द घोड़ा नहीं, बल्कि मर्दों को इस घोड़े जैसा होना चाहिए, दूसरा कहर भरी हंसी से कह उठा। दाढ़ी वाला घोड़े से नीचे उतरा और देवराज चौहान वाले घोड़े के पास पहुंचकर उसकी पीठ पर हाथ मारा। फिर घोड़े पर मौजूद साजो सामान पर निगाह मारने लगा। आधे मिनट बाद उसने घोड़े पर से नजरें हटाकर खोज भरी निगाहें आसपास मारी। फिर अपने साथी को देखा। इसका सवार कहाँ गया? सवार? उसने मुंह बिगाड़कर आसपास देखा। नदी में बह गया होगा। नदी में? दाढ़ी वाले की आंखें सिकुड़ी। हाँ, तुम यह सोचकर चलो कि वह 3 फीट का होगा। नदी के बहाव में संभल न सका और खिसक गया पानी के साथ। दाढ़ी वाला हंसा। उसने अपनी दाढ़ी में उंगलियां घुसेड़कर उसे खुजलाया। जो भी हो, मुझे यह घोड़ा पसंद है। अब यह मेरा हुआ। दाढ़ी वाले ने घोड़े की पीठ पर पड़ी जीन पर हाथ रखा। जीन भी बढ़िया किस्म की है, हर चीज ठीक है। इसका मालिक खाता पीता इंसान होगा। जल्दी करो, क्यों वक्त जाया कर रहे हो? बैठो घोड़े पर और ऐड़ मारो, परसों तक वापस भी आना है। एकाएक दाढ़ी वाले का जीन को थपथपाता हाथ ठिठका। उसकी आंखें सिकुड़ी। वह एक टक जीन को घूर रहा था। उसने एक बार फिर जीन को थपथपाया, उसे हाथों से दबाया, फिर अगले ही पल जीन को पलट दिया। जीन के नीचे चमड़े की चौड़ी थैली बंधी हुई थी। यह क्या है? घोड़े पर सवार मूंछों वाले ने पूछा। क्या है चमड़े की थैली में? दाढ़ी वाले की आंखें अभी तक सिकुड़ी पड़ी थी। चमड़े की थैली की पतली बेल्ट को जीन के साथ कुछ इस तरह बांध रखा था कि आसानी से उसे जीन से जुदा कर पाना एकदम संभव नहीं था। इसी कारण दाढ़ी वाले के खींचने पर भी थैली जुदा होकर उसके हाथ में नहीं आई। दाढ़ी वाला घोड़े के बेहद करीब पहुंचा और थैली को टटोला। थैली के ऊपरी हिस्से पर पीतल की जिप लगी थी। अगले ही पल उसने जिप को खोला और मुंडी आगे करके थैली में झांका। उसकी सिकुड़ चुकी आंखें फैलकर हद से ज्यादा चौड़ी हो गई। फौरन ही उसने थैली में हाथ डाला और जब बाहर निकाला तो मुट्ठी बंद थी। मुट्ठी खोली तो उसमें जगमगाते हीरे मौजूद थे, जो कि सूर्य की धूप में आंखों को चौंधियाने वाली किरणें छोड़ रहे थे। दाढ़ी वाले की आंखों में हीरों से निकलने वाली चमक से भी ज्यादा चमक भरी हुई थी। घोड़े पर बैठा मूंछों वाला घुड़सवार उसकी हथेली में हीरों को मौजूद देखकर लकड़ी के बुत के समान घोड़े पर बैठा ही रह गया था। हक्का पक्का ठगा सा। हीरे? एकाएक उसके गले से चीख निकली। दाढ़ी वाले ने चमड़े की थैली में दूसरा हाथ डालकर घुमाया। हाथों की उंगलियों से महसूस किया कि वह कितने हीरे हैं। फिर हथेली में पड़े हीरे भी वापस थैली में डाले
और जिप द्वारा थैली का मुंह बंद करके जीन को पुनः सीधा कर दिया। तब तक मूंछों वाला घोड़े से छलांग मारकर उसके पास आ पहुंचा। देवराज चौहान पहाड़ी पत्थर की छांव में ओट में बैठा सब देख सुन रहा था। उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था, शांत सपाट चेहरा। हीरे हैं? मूंछों वाले की आवाज भी चमक से भरी हुई थी। हाँ, दाढ़ी वाले ने घोड़े की जीन को थपथपाया। कितने के होंगे? मूंछों वाले की पैनी निगाह घोड़े की जीन पर जा टिकी। वाह, मजा आ गया। मूंछों वाला खुशी से उछला। आधे तुम्हारे, आधे मेरे। मजा आ गया। राजा बनकर रहेंगे हम। साला, इतना मोटा माल मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कभी हाथ लगेगा। तू आधे हीरे लेगा? दाढ़ी वाले का एक हाथ अभी भी घोड़े की जीन पर था। वह अपने साथी को घूर रहा था। आधे तू भी तो लेगा? मूंछों वाला हंसा। दाढ़ी वाले ने मुंह सिकोड़कर इनकार भरी मुद्रा में सिर हिलाया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि यह घोड़ा मेरा हुआ। हाँ हाँ, कहा था। मैं घोड़ा थोड़े ना मांग रहा हूँ। मैं तो हीरो की बात। जब घोड़ा मेरा हो गया तो इसके पास मौजूद माल भी तो मेरा होगा। दाढ़ी वाला कहर से मुस्कुराया। मूंछों वाले की आंखें सिकुड़ी। उसने दाढ़ी वाले को घूरा। क्या मतलब? अब यह देख। दाढ़ी वाले ने पानी की मुश्क की तरफ इशारा किया जो घोड़े की जीन के साथ फंसी लटक रही थी। घोड़ा मेरा हुआ तो यह मुश्क भी मेरी हुई, पड़ा पानी भी मेरा हुआ। हुआ ना? आगे बोल। मूंछों वाले ने जहरीले स्वर में कहा। मैं सुन रहा हूँ। जब यह मुश्क में पड़ा पानी मेरा हुआ तो जीन के नीचे लेदर की थैली में जो हीरे भरे पड़े हैं वे भी तो मेरे ही होंगे। फिर उसमें से मैं आधे तुझे कैसे दे दूं? मूंछों वाले ने व्यंग भरे भाव में सिर हिलाकर कड़वी निगाहों से अपने साथी को देखा। तेरे को मुश्क में पड़े पानी में और हीरो में फर्क नजर नहीं आ रहा? आता है। दाढ़ी वाले ने पुनः दाढ़ी में उंगलियां घुसेड़ कर दाढ़ी खुजलाई। तभी मैं तुम्हें हीरे नहीं देना चाहता। पानी की मुश्क लेना चाहते हो तो ले लो। मुझे मुश्क में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे मुश्क भी कीमती, महंगी और अच्छी है। लंबे समय तक तुम्हारा साथ देगी। मूंछों वाले ने खतरनाक निगाहों से दाढ़ी वाले को देखा। हम दोनों साथ थे। ऐसे में जो मिलता है वह हम हमेशा आधा आधा ही बांटते हैं। छोटी रकमों को आधा आधा बांटने में मैंने कभी परहेज नहीं किया, परंतु यह बहुत मोटी रकम है। मुझे आधा चाहिए। मूंछों वाले ने जैसे अपना दो टूक फैसला सुनाया। मुश्क ले ले, पूरा पानी भरा पड़ा है इसमें। दाढ़ी वाला खतरनाक हंसी हंसा। पक्का? मूंछों वाले का स्वर सर्द हो उठा। मैं पक्की बात ही करता हूँ। दाढ़ी वाले का हाथ अभी भी घोड़े की जीन पर था। फिर तो फैसला करना पड़ेगा। मैं तो तैयार हूँ। अगले ही पल दोनों के हाथों में एक साथ रिवॉल्वर चमकी। धमाका हुआ। दाढ़ी वाले की उंगली पहले हिल गई थी। गोली मूंछों वाले के पेट में लगी और वह एक पल भी खड़ा न रह सका। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई और नीचे गिरा। वह पेट पकड़कर तड़पने लगा। दाढ़ी वाला मौत से भरी हंसी हंसा और घोड़े पर पड़ी जीन को थपथपा कर बोला। हो गया फैसला। सारे हीरों का मालिक मैं हूं। उसके बाद दाढ़ी वाले ने एक और फायर किया। तड़प रहा मूंछों वाला शांत पड़ गया। दाढ़ी वाले ने रिवॉल्वर होल्स्टर में रखी और मूंछों वाले की लाश को उठाकर आगे बढ़ा और बहती नदी में फेंक दिया। फिर हाथ ऐसे झाड़े जैसे मिट्टी झाड़ रहा हो। उसके बाद आगे बढ़कर उसने मूंछों वाले के घोड़े की टांग पर जोर से ठोकर मारी। अगले ही पल घोड़ा वहां से तेजी से दौड़ता चला गया। दाढ़ी वाला नदी के पास पहुंचा। पानी से उसने हाथ मुंह साफ किया और घोड़े के पास पहुंचकर जीन पलटकर नजर आ रही लेदर की थैली को खुशी भरे अंदाज में थपथपाया। फिर जीन को ठीक करके उसने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई। हर तरफ सुनसानी, खुश्की और धूप से सुलगती चट्टानें ही नजर आई। ऐसे में अगर आंखों को, दिमाग को सुकून मिल रहा था तो सिर्फ बहती नदी के पानी को देखकर। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। दाढ़ी वाला लड़ाका अब उसका घोड़ा ले जाने को तैयार था। देवराज चौहान ने आखिरी कश लेकर सिगरेट एक तरफ उछाली, फिर चट्टानी झाओं से उठकर बाहर आया और घोड़े की तरफ बढ़ा।
अपने मालिक को आता देखकर घोड़ा खुशी से हिरहिराया। इसी कारण दाढ़ी वाले की निगाह उस पर पड़ी। उसे देखते ही दाढ़ी वाले की आंखें सिकुड़ गई, चेहरे पर खूंखारता और सख्ती सिमट आई। उसे समझते देर न लगी कि यही घोड़े का मालिक है, जबकि देवराज चौहान का चेहरा पत्थर की भांति सपाट था। घोड़े के पास पहुंचकर देवराज चौहान ने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा। दाढ़ी वाला खतरनाक निगाहों से उसे देख रहा था। अपने घोड़े पर बैठ जाओ और जाओ। देवराज चौहान ने सर्द निगाहों से दाढ़ी वाले को देखा। यह मेरा घोड़ा है। दाढ़ी वाले के होठों से गुर्राहट निकली। नहीं, देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा, यह घोड़ा मेरा है। होगा, दाढ़ी वाला पुनः गुर्राया, लेकिन अब मेरा है। तुम खिसको यहां से। तुम? देवराज चौहान ने घोड़े की गर्दन से अपना हाथ हटाया। तुम अपने साथी को पानी की यह मुश्क देने को तैयार थे, लेकिन मैं मुश्क भी देने को तैयार नहीं। हीरे तो दूर की बात है। दाढ़ी वाले की आंखों में खतरनाक भाव उभरे। तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। मौत किसी के बुलाने से नहीं, अपने आप आती है, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा और आगे बढ़कर अपनी हथेली उसकी छाती पर रखकर जोर से धक्का दिया। दाढ़ी वाला लड़खड़ाकर 3 कदम पीछे हो गया। देवराज चौहान ने घोड़े पर पड़ी जीन ठीक की, घोड़े को थपथपाया। इसके साथ ही देवराज चौहान उछलकर घोड़े पर बैठने जा रहा था कि एकाएक ठिठका। अगले ही पल जैसे बिजली चमकी, होल्स्टर से निकलकर देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर आई और कब रिवॉल्वर की नाल का रुख पीछे की तरफ हुआ और कब फायर हुआ, कुछ भी एहसास नहीं हो सका। यह तूफानी दौर तब थमा जब रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में पहुंच गई थी। इस दौरान देवराज चौहान ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। होल्स्टर में रिवॉल्वर डालने के पश्चात उसी प्रकार खड़े देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और उसे होठों में फंसाए उछलकर घोड़े पर जा बैठा। लगाम हाथ में आ गई। फिर निगाहें घुमाकर दूसरी तरफ देखा। करीब ही दाढ़ी वाला नीचे मरा पड़ा था। गोली उसके दिल में लगी थी। उसके हाथ की उंगलियों में रिवॉल्वर फंसी हुई थी, जिससे वह देवराज चौहान को शूट करने जा रहा था। कर भी देता अगर देवराज चौहान को रिवॉल्वर इस्तेमाल करने में 2 पल की भी देरी हो जाती। देवराज चौहान ने घोड़े को एड़ मारी। घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नदी में प्रवेश कर गया। सूर्य जैसे अपनी गर्मी से धरती को जला देना चाहता था। सिर पर पड़ी कैप के कारण चेहरा धूप से जलने से बचा हुआ था। घोड़ा नदी पार कर गया। देवराज चौहान ने लगाम को झटका दिया। घोड़े ने इशारा समझा और तेजी से दौड़ पड़ा। पहाड़ी सुलगते रास्ते पर आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। देवराज चौहान की खोजी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। हर तरफ सुनसानी और मौत जैसी खामोशी व्याप्त थी। होठों में फंसी सिगरेट के देवराज चौहान कश लिए जा रहा था और घोड़ा बेहद तेज रफ्तार के साथ दौड़े जा रहा था। सूर्य सिर पर आने के कारण साए जो छोटे हो गए थे, अब वही साए सूर्य के पश्चिम की तरफ जाते ही लंबे होने लगे थे। सूखी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के साए अब किसी दैत्य के समान होने लगे थे। तीखी गर्म धूप में अब राहत आने लगी थी, परंतु चट्टानी पहाड़ियों का यह हाल था कि उन पर हाथ रखा जाए तो तप कर फौरन हथेली झुलस जाए, इतनी गर्म थी वह। देवराज चौहान का चेहरा भी पहाड़ियों के समान ही तपकर सिंदूरी रंग का हो रहा था। आंखों में भी सुर्खी उभरी हुई थी, जो कि उसकी थकान की निशानी थी। चेहरा देखकर ऐसा लगता था जैसे उसका सारा जीवन ही नंगी धूप में बीता हो। भिजे होठ, सिकुड़ी आंखें, दोनों हाथों से थाम रखी लगाम और घोड़े को बेहद तेज रफ्तार के साथ दौड़ाए जा रहा था। घोड़े ने एक बार भी देवराज चौहान को इस बात का एहसास न होने दिया था कि वह आराम चाहता है। घोड़े की पीठ पर बैठे देवराज चौहान की कमर पीड़ा और थकान से इतनी भर गई थी कि उसे अब किसी भी चीज का एहसास नहीं हो रहा था। देवराज चौहान ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। शाम के 4:30 बज रहे थे। सुबह 4 बजे उसने घोड़े द्वारा सफर आरंभ किया था। 12.5 घंटे हो गए थे उसे इस प्रकार घोड़े पर बैठे, और देवराज चौहान जानता था कि कम से कम 3.5 घंटे उसे इस प्रकार और दौड़ना है। 16 घंटे का सफर था वहां का।
जहां तक वह जा रहा था। देवराज चौहान ने घोड़े की लगाम को झटका दिया। इशारा समझकर घोड़ा धीरे धीरे रुकता चला गया। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर मुश्क को थामा और फिर अगले ही पल उसे छोड़ दिया। मुश्क में पानी की एक बूंद भी न बची थी और न ही उस नदी के बाद पानी के कहीं दर्शन हुए थे। पूरे रास्ते पर सूखी पहाड़ियां, बड़े बड़े चट्टानी पत्थर, लंबे मैदान और सूखा झुलसता रास्ता ही था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और घोड़े को पुनः दौड़ा दिया। इस प्रकार कहीं रुकने का फायदा नहीं था। धूप से, गर्मी से खुद को सड़ाने का कोई फायदा नहीं था। वक्त बर्बाद करना ही था और देवराज चौहान अंधेरा होने से पहले ही इस लंबे, थका देने वाले सफर को खत्म कर देना चाहता था। उसे भी आराम की जरूरत थी और घोड़े को भी। घोड़ा दौड़ता रहा। टापों की आवाज उस सुनसान वातावरण में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। टापों की वह आवाज जैसे देवराज चौहान के मस्तिष्क का हिस्सा बनकर रह गई थी। घोड़ा रोकने पर जब टापों की आवाज उसके कानों में न पड़ती तो उसे ऐसा लगता जैसे दुनिया का चलना रुक गया हो। पहाड़ों से टकराकर तेज शोर पैदा करती हवा कानों में घुसकर कानों को जैसे खोखला करने पर तुड़ी थी। घोड़ा मशीन बना इसी प्रकार दौड़ता जा रहा था। उसकी टापें धूल को ऐसे उड़ा रही थी जैसे कोई मुट्ठी में मिट्टी भरकर आसमान की तरफ फेंक रहा हो और ठीक किसी मशीन की ही भांति घोड़े पर बैठा देवराज चौहान का शरीर हिले जा रहा था। करीब घंटे के बाद देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। धूप और गर्मी के सिंदूरी हो चुके चेहरे पर सपाटपन कुछ ज्यादा ही पड़ाया। आंखें एकटक सामने देख रही थी। दूर, बहुत दूर उसे धूल के गुबार उठते नजर आ रहे थे जो कि इस बात का प्रतीक थे कि कोई आ रहा है। देवराज चौहान को इस बात का एहसास होते देर न लगी कि धूल के गुब्बार एक से ज्यादा घोड़े की टापों के हैं। देवराज चौहान घोड़े को उसी प्रकार दौड़ाता रहा। 5 मिनट पश्चात ही उसने गिनती कर ली कि आने वाले 3 घुड़सवार हैं। वैसे वे अभी दूर थे, परंतु हर पल फासला कम होता जा रहा था। देवराज चौहान की एकटक पैनी निगाह उन पर ही थी। फासला और कम हुआ। अब वह एकदम स्पष्ट नजर आने लगे थे। देवराज चौहान का चेहरा पहले की ही तरह शांत, सपाट और कठोर रहा। ना ही घोड़े की रफ्तार में उसने कोई कमी की। परंतु आधे मिनट बाद ही देवराज चौहान के होंठ सख्ती से खिंच गए। आंखों में दरिंदगी सिमट आई थी। चेहरे पर बेहद खतरनाक भावों की छाया डोल उठी थी। सामने से आने वाले तीनों घुड़सवारों की रफ्तार कम होती वह महसूस कर चुका था और फिर उसके देखते ही देखते उन तीनों घुड़सवारों ने रास्ते के बीच घोड़ों को रोक लिया था। उनके अंदाज से स्पष्ट था कि जो भी सामने से आ रहा है उसे उनके पास हर हाल में रुकना है। लेकिन देवराज चौहान का रुकने का इरादा जरा भी नहीं था। कुछ ही सेकंडों में घोड़ा दौड़ाते हुए उसने पास में से गुजर जाना चाहा, परंतु उसका इरादा भांपकर एक घुड़सवार ने हाथ से उसे रुकने का इशारा किया। देवराज चौहान अच्छी तरह जानता था कि न रुकने का मतलब है बेवजह खून खराबा होना। देवराज चौहान ने लगाम को झटका दिया। घोड़ा रुकता चला गया। ठीक उन तीनों के सामने घोड़े की टापों का मशीनी शोर एकाएक थम गया था। अब उस मौत के सन्नाटे में सिर्फ हवा ही कभी कभार साए साए का शोर पैदा कर देती थी। देवराज चौहान ने सर्द सिकुड़ी निगाहों से तीनों को ध्यानपूर्वक देखा और एक क्षण में ही समझ गया कि वे तीनों खतरनाक बेरहम लड़ाके हैं। उनकी कमर में होल्स्टर मौजूद थे। पहनावा वैसा ही था जैसा नदी के पास मिलने वाले लड़ाकों का था और उनकी आंखों से झांकते उनके इरादे ठीक नजर नहीं आ रहे थे। इस समय एक पल में ही देवराज चौहान ने उन्हें सिर से पांव तक पढ़ लिया था। वे तीनों भी दरिंदगी भरी निगाहों से देख रहे थे देवराज चौहान को। कौन हो तुम? एक घुड़सवार ने बेहद सख्त आवाज में उससे पूछा। देवराज चौहान उसे घूरने लगा। सुना नहीं तुमने? हमने कुछ पूछा है? दूसरे ने उससे भी खतरनाक स्वर में पूछा। देवराज चौहान ने उसे भी देखा। सुना है, बहुत अच्छी तरह सुना है। देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। सुना है तो जवाब दो। तीसरे के होठों से कुर्राहट निकली।
देवराज चौहान ने तीसरे को देखा। और अगर जवाब ना दूं तो हमें जवाब की जरूरत भी नहीं है, पहरे वाले ने वहशी स्वर में कहा और कमर पर बंधे होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। नाल का रुख देवराज चौहान की तरफ था। देवराज चौहान इस समय लड़ाई झगड़े के मूड में जरा भी नहीं था। रिवॉल्वर वापस रखकर बात करो, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। उसने रिवॉल्वर होल्स्टर में रखी। मेरा नाम देवराज चौहान है, देवराज चौहान पूर्वता लहजे में बोला। देवराज चौहान? शब्दों को चबाया उसने। परिचय? डकैती, खून खराबा, ऐसे ही काम? देवराज चौहान उसे घूरे जा रहा था। जंगी बस्ती जा रहे हो? हाँ। कभी पहले भी गए हो वहां? नहीं। किसके पास जा रहे हो? किसी के पास नहीं। तो फिर तुम्हें जंगी बस्ती के बारे में मालूम कैसे हुआ? घटिया सवाल है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। हम जैसे लोगों को अपने काम की हर चीज का पता चल जाता है। अब अगर तुम्हारे प्रश्न पूरे हो गए हों तो मैं चलूं? तीनों ने अर्थपूर्ण निगाहों से एक दूसरे को देखा। देवराज चौहान आंखें सिकोड़कर खतरनाक मुद्रा में तीनों को देखे जा रहा था। फिर उनकी निगाह पुनः देवराज चौहान पर जा टिकी। पहली बार जंगी बस्ती जा रहे हो तो नावा पत्ता भी खासा साथ में होगा। कश लेकर देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। लाओ, हमारे हवाले करो। क्या? नावा पत्ता। सर्द भावों से उन तीनों को निहारते हुए देवराज चौहान बोला। जब नदी से गुजरोगे तो वहां जंगी बस्ती के दो इंसान पड़े मिलेंगे। एक नदी के बाहर है और दूसरा नदी के आधा भीतर और आधा बाहर। उनकी जेबों को टटोलना, माल मिल जाएगा। तीनों की आंखों में खतरनाक भाव उभरे। उनको तुमने शूट किया है? एक को, दूसरे को उसी के साथी ने शूट कर दिया। देवराज चौहान का स्वर बर्फ की तरह ठंडा था। क्यों? मेरी दौलत देखकर उनमें झगड़ा हो गया था कि उसे कौन लेगा। अब तीनों और भी दरिंदे लगने लगे। तो तुम हमें धमकी दे रहे हो? एक ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ कर दी। देवराज चौहान की निगाह रिवॉल्वर पर जा टिकी। तभी दूसरा घुड़सवार नीचे उतरा और रिवॉल्वर निकालकर आगे बढ़ा। घोड़े से उतरो। देवराज चौहान ने घोड़े की गर्दन थपथपाई और लगाम छोड़कर घोड़े से नीचे आ गया। पास में जो कुछ भी है निकालकर मेरे हवाले करो। देवराज चौहान ने सर्द निगाहों से उसे देखा, फिर घोड़ों पर मौजूद घुड़सवारों को। उन दोनों के हाथों में थमी रिवॉल्वर का रुख देवराज चौहान की तरफ था। आखिरी बार कह रहा हूं, उसने दरिंदगी से कहा और रिवॉल्वर देवराज चौहान के पेट से सटा दी, वरना तुम्हारे लिए एक गोली ही काफी रहेगी। लाश यहीं पड़ी सड़ती रहेगी और जंगी बस्ती के लड़ाकों के घोड़ों की टांगे तुम्हारी लाश को यहाँ से गुजरते तब तक रौंदती रहेगी, जब तक कि तुम्हारे सूखे शरीर और हड्डियों का चूर्ण बनकर मिट्टी में मिल नहीं जाएगा। एकाएक देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। ऐसी भयानक बात मत करो। माल? मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। क्या बकते हो? उसने पेट में रिवॉल्वर की नाल का दबाव और भी बढ़ा दिया। मैं सच कह रहा हूँ। देवराज चौहान का स्वर शांत था। चाहो तो देख सकते हो। वह खा जाने वाली निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा। फिर इशारे से उसने अपने साथी को पास आने को कहा। साथी घुड़सवार घोड़े से छलांग मारकर उतरा और पास आ पहुंचा। क्या है? उसकी निगाहें देवराज चौहान के चेहरे पर टिकी थी। बकता है कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अच्छा? उसने खतरनाक निगाहों से देवराज चौहान को घूरा। 1 रुपया भी नहीं है और जंगी बस्ती जा रहा है? यह तो बहुत गलत बात है। हमारी बस्ती में एक भी भिखारी नहीं है। कितनी साफ सुथरी है बस्ती, और यह वहां भिखारी बनकर बस्ती को गंदा करेगा। बहुत ही गलत बात होने जा रही है। हमें रोकना होगा कि यह वहां जाकर भिखारीगिरी शुरू न कर दे। उसके पेट में रिवॉल्वर सटाने वाला बेहद सतर्क था। इसकी तलाशी लो। मुझे तो यह साला बहुत बड़ा हरामी लगता है। दूसरा देवराज चौहान की तलाशी लेने लगा। अच्छी तरह तलाशी ली, भरपूर ढंग से ली, घोड़े पर नजर मारी, परंतु रुपया तो दूर, 1 पैसा भी न मिला। यह तो वास्तव में भिखारी है। तलाशी लेने वाला कहर भरे अंदाज में हंसा।
मैं नहीं मानता, एक पैसा भी नहीं। खाली जेब कोई जंगी बस्ती की तरफ जाने की सोच भी नहीं सकता। तभी घोड़े पर बैठा तीसरा सवार दरिंदगी भरे स्वर में बोला, हमारे पूछने पर तुमने सिर हिलाया था कि तुम्हारे पास माल है। हिलाया था? देवराज चौहान शांति से बोला। तो झूठ कहा था तुमने? सच कहा था। माल है मेरे पास, परंतु रुपया पैसा एक भी नहीं है। सारा पागल तो नहीं है? तलाशी लेने वाला कहर भरे स्वर में बोला। तुम कहना क्या चाहते हो? घुड़सवार का स्वर सख्त हो उठा। मेरे पास हीरे हैं, कैश नहीं। कैश नहीं, हीरे हैं? घुड़सवार की आंखें सिकुड़ी। हाँ। देवराज चौहान के होठों पर मौत से भरी मुस्कान नाच रही थी। निकालो, कहाँ है हीरे? झूठ बोलता है कुत्ता, तलाशी लेने वाला गुर्राया। सारा कंगाल है। घुड़सवार ने उसकी बात पर ध्यान न देकर देवराज चौहान से कहा, तुम हीरे निकालो, कहाँ पर हैं? देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट होठों में फंसाई और पलटकर घोड़े की पीठ पर पड़ी जीन का एक तरफ का हिस्सा पलट दिया। चमड़े की थैली सबको नजर आने लगी। इस थैली में हीरे हैं। देवराज चौहान ने पलटकर घुड़सवार से कहा। दोनों की निगाहें थैली पर जा टिकी। देखना, घुड़सवार ने तलाशी लेने वाले लड़ाके से कहा। तलाशी लेने वाला लड़ाका आगे बढ़ा। उसने देवराज चौहान के कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे किया और थैली की जिप खोलकर बीच में हाथ डाला, और जब हाथ बाहर निकाला तो मुट्ठी हीरों से भरी हुई थी। छोटे छोटे चने के दानों के बराबर चमकते हीरे। हीरों को देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतने ज्यादा हीरे? तलाशी लेने वाले ने दूसरा हाथ भी लेदर की थैली में डाला और मुट्ठी भरकर हीरों को पुनः बाहर निकाला। तीनों की आंखें पलक भी न झपक रही थी। देवराज चौहान जहरीली निगाहों से बारी बारी तीनों को देख रहा था। यह तो बहुत ज्यादा है। घुड़सवार खुशी से तेज स्वर में चिल्ला पड़ा। हाँ, देवराज चौहान के पेट से रिवॉल्वर की नाल सटाने वाला लड़ाका बोला। लाखों के होंगे। उसने हीरों को वापस थैली में डाला और जिप बंद की। तभी देवराज चौहान ने उसकी बाह पकड़कर उसे पीछे किया और जीन को ठीक किया। हीरो की थैली पुनः जीन के नीचे छिप गई। एक कदम आगे बढ़ाकर देवराज चौहान ने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा। इस समय उनके बीच छाई चुप्पी मौत के लम्हों के बीच करवट ले रही थी। घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरना छोड़कर देवराज चौहान ने पलटकर उन दोनों को देखा। मैंने सच कहा था ना कि मेरे पास हीरे हैं। देवराज चौहान सर्द लहजे में बोला। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हीरे देख लिए तुम लोगों ने, अब जाओ यहाँ से। उसके पेट में रिवॉल्वर लगाने वाला उत्तेजना और खुशी से घुड़सवार से बोला। यह हीरे लाखों के हैं, बहुत ज्यादा लाखों के, 50-60 लाख के। देवराज चौहान ने मौत से भरी मुस्कान के साथ कहा। सुना तुमने, 50-60 लाख के। और फिर तीनों की खतरनाक निगाह देवराज चौहान पर टिकती चली गई। हम चाहे तो एक पल में ही तुम्हारी जिंदगी का खेल खत्म कर दे। उसके पेट में रिवॉल्वर सटाए लड़ाका बेहद ज्यादा दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। लेकिन हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ने का विचार बना रखा है कि तुम हमें हीरे दे रहे हो, तभी तो तुम्हारी जान बचेगी। देवराज चौहान कुछ कहने ही वाला था कि घोड़े पर बैठा लड़ाका बोल पड़ा। ना तो बेकार की बात करना और ना ही हमें ऐसा वैसा कुछ करने पर मजबूर करना। सिर्फ यह बात अपने जहन में रखो कि हीरों की थैली घोड़े की जीन के नीचे है। तुम सिर्फ एक हो और हम 3। हमारी रिवॉल्वर भी तुमसे सटी हुई है। अब हम और सब्र नहीं कर सकते। घोड़े पर से दूर हटो और तुम हमारे घोड़े पर सवार होकर चले जाओ। तुम्हारा घोड़ा हम ले जाएंगे। घोड़ा क्यों ले जाना चाहते हो? मैं हीरे तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। तीनों की आंखें चमक उठी। समझदार है, ज्यादा समझदार है, और ऐसा समझदार आदमी जंगी बस्ती जैसी जगह में नहीं खप सकता। देखना, जब हम वापस बस्ती में पहुंचेंगे तो इसकी लाश कहीं न कहीं पड़ी अवश्य ही हमें नजर आ जाएगी। घोड़े वाला लड़ाका हंस पड़ा, फिर हंसी रोककर बोला। निकालो हीरो की थैली। देवराज चौहान ने अपने करीब खड़े लड़ाके को देखा। पेट से रिवॉल्वर हटा लो, अब इसकी जरूरत समाप्त हो गई है तुम्हारे लिए।
उस लड़ाके ने फौरन रजामंदी से रिवॉल्वर देवराज चौहान के पेट से हटा ली। देवराज चौहान इस तरह पलटा जैसे जीन को उठाकर नीचे से हीरो की थैली निकालने का इरादा रखता हो, और फिर अगले पल जैसे कयामत से भरे थे। देवराज चौहान के हाथ में एकाएक रिवॉल्वर चमकी। वह करीब खड़े रिवॉल्वर वाले की ओट में हुआ और धमाका हुआ। तलाशी लेने वाले लड़ाके की गर्दन में गोली जा धंसी। उसी पल घोड़े पर सवार लड़ाके ने फायर किया, परंतु रिवॉल्वर वाले की ओट लेने के कारण गोली उसकी छाती में लगी। वह चीखा। देवराज चौहान की रिवॉल्वर में से गरम धधकता मौत से भरा अंगारा निकला और घोड़े पर बैठे लड़ाके के माथे में प्रवेश कर गया। दूसरी गोली चलाने का उसे मौका नहीं मिला था, जिसकी ओट उसने ली थी। अपने साथी की गोली छाती में लगने के कारण नीचे गिरा पड़ा। वह तड़प रहा था। देवराज चौहान के रिवॉल्वर से एक और गोली निकली और उसके खुले मुंह में प्रवेश कर गई। उसका तड़पता जिस्म शांत पड़ गया। अब उन तीनों में से किसी को भी हीरे नहीं चाहिए थे, जरूरत ही नहीं थी। देवराज चौहान का धूप में तप चुका सिंदूरी चेहरा चारों तरफ घूमा। हर तरफ मौत का ही सन्नाटा छाया नजर आया। फायरों की आवाजों का तो अभी तक ऐसे एहसास हो रहा था जैसे वह आकाश को छूते पहाड़ों से टकराकर पुनः कानों में घुसने का प्रयास कर रही हो। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर का चैम्बर खोला। 4 खाने खाली हो चुके थे। उसने जेब से बुलेट निकालकर रिवॉल्वर का चैम्बर पुनः भरा और उसे होल्स्टर में डालकर लड़ाकों के घोड़ों के पास पहुंचा। एक घोड़े की जीन के साथ लटक रही मुश्क में से पानी पिया। कुछ छींटे अपने चेहरे पर मारे। उसके बाद दूसरी मुश्क लेकर वह अपने घोड़े के पास पहुंचा। मुश्क का ऊपरी हिस्सा उसने जूतों में फंसे चाकू से काटा। अब मुश्क का मुंह इतना बड़ा हो गया था कि घोड़ा अपना मुंह उसके भीतर ले जा सके। मुश्क को दोनों हाथों से संभालकर उसका काटा हुआ हिस्सा घोड़े के आगे किया तो घोड़ा तुरंत अपना मुंह भीतर ले गया और देखते ही देखते सारी मुश्क खाली कर दी। देवराज चौहान ने खाली मुश्क को एक तरफ उछाला और सिर पर पड़ी कैप को हटाकर बालों में उंगलियां फेरी। फिर वापस कैप को सिर पर रखने के पश्चात एक ही छलांग में घोड़े की पीठ पर जा बैठा। सरसरी निगाह लड़ाकों की लाशों पर डालने के पश्चात देवराज चौहान ने घोड़े को ऐड़ लगाई तो घोड़ा आगे बढ़ गया। लगाम का इशारा पाते ही वह पुनः रफ्तार के साथ दौड़ने लगा। सफर पुनः आरंभ हो गया था। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी, सिर्फ 2-3 घंटे और थे जंगी बस्ती में पहुंचने के लिए। उसके बाद यह तो देवराज चौहान ही जानता था कि वहां क्या होना है, या फिर जगमोहन जो कुछ दिन पहले से ही जंगी बस्ती में मौजूद था। दौड़ती घोड़े की टापों की आवाज ने पुनः पहले जैसा वातावरण पैदा कर दिया था। सूर्य तो पश्चिम में देर से छिपा पड़ा था। शाम का उजाला भी धुंधला पड़ने लगा था जब देवराज चौहान एक तिराहे पर पहुंचा। एक सड़क वह थी जिससे वह आया था, एक दाएं जा रही थी और तीसरी बाएं तरफ। अगर दाएं बाएं न मुड़कर सीधे जाता तो वहां एक पुराना सा मकान बना नजर आ रहा था। वहां से हरियाली भी शुरू हो गई थी। सड़क के किनारे यदा कदा कहीं कहीं पेड़ नजर आ रहे थे। सामने दिखाई दे रहे मकान के गिर्द पेड़ों का जैसे ढेर लगा हुआ था। मकान के गिर्द दूर दूर तक कांटेदार तारों की बाड़ लगी थी, जिसके बीच तरह तरह के पेड़ पौधे वगैरह दिखाई दे रहे थे और स्पष्ट नजर आ रहा था कि वहां सब्जियों के पौधे भी बीच में हैं। छोटा सा हिस्सा प्लेन धाम का था, जिस पर बैठने के लिए 2 कुर्सियां बिछा रखी थी। घोड़े की लगाम खींचे देवराज चौहान ने सामने की दाएं बाएं की सड़कों पर निगाह डाली, जो कि बिल्कुल सुनसान थी। अपने पीछे देखा तो वह पथरीली राह भी सुनसान और लंबी नजर आ रही थी। आखिरकार देवराज चौहान की निगाह सामने नजर आ रहे मकान पर जा टिकी, जिसका लकड़ी का मुख्य दरवाजा 50 गज दूर था। देवराज चौहान ने घोड़े की कमर पर ऐड़ मारी तो घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लगाम के इशारे से देवराज चौहान ने घोड़े को समझा दिया कि उसे ठीक सामने मकान की तरफ बढ़ना है। घोड़ा लकड़ी के छोटे से फाटक के सामने पहुंचकर ठिठक गया। देवराज चौहान ने देखा, लकड़ी के छोटे से फाटक को नीचे से ईंट लगाकर बंद करने के लिए अटका रखा है।
घोड़े पर बैठे ही बैठे देवराज चौहान ने सिर पर पड़ी कैप उतारकर दूसरे हाथ पर उस पर पड़ी धूल को झाड़ा और बालों में उंगलियां फेरने के पश्चात पुनः उसे सिर पर रख लिया। उसके बाद सिगरेट सुलगाकर कस लिया। इस दौरान देवराज चौहान की निगाह मकान की ही तरफ थी और देवराज चौहान ने मकान में एक तरफ लगी खिड़की के शीशे से बाहर झांकते किसी व्यक्ति को भी देखा जो कि उसे देखे जा रहा था। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। वह टांग उठाकर घोड़े की जीन पर बैठे बैठे घूमा और फिर खिसक कर बाईं तरफ से नीचे आ गया। उसके बाद घोड़े की लगाम पकड़े 2 कदम आगे बढ़कर लकड़ी के छोटे से फाटक के पल्ले खोले और घोड़े सहित भीतर प्रवेश कर गया। 4-5 फीट चौड़ी कच्ची मिट्टी की पगडंडी 30 फीट आगे जाकर उस मकान के बरामदे पर खत्म हो रही थी जो कि ईंटों का बना था। वहां पहुंचकर देवराज चौहान ठिठका और घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरकर उसे थपथपाया मानो यह उसकी वहीं खड़े रहने के लिए इशारा हो। उसके बाद देवराज चौहान आगे बढ़ने ही वाला था कि भड़ाक से बरामदे पार मकान का मुख्य दरवाजा खुला और 45 वर्षीय व्यक्ति ने बाहर कदम रखा। उसकी कनपट्टियों और मूंछों के आधे आधे बाल सफेद हो रहे थे। 5.5 फीट का वह सेहतमंद व्यक्ति था। बदन पर सादी पैंट कमीज थी और कमर में होल्स्टर बंधा हुआ था। इस समय चेहरा क्रोध से धधक रहा था। आंखें इस कदर सुलग रही थी कि वह देवराज चौहान को कच्चा ही खा जाएगा। उसकी दोनों मुट्ठियां सख्ती से भिंची हुई थी। तुम, उसके भिंचे होंठ खुले, तुम फिर आ गए? कमीनों, कुत्तों, याद रखना तुम लोग अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक वजीर सिंह जिंदा है, कहकर उसने अपनी छाती ठोकी। मैं तुम लोगों पर मौत का कहर बनकर बरसूंगा, एक एक को भून कर रख दूंगा जैसा कि अब तुम्हें भूनने जा रहा हूं। तुम लोगों ने हालात ही ऐसे पैदा किए हैं। कभी तो मुझे मौत का खेल शुरू करना ही था और वह शुभ दिन मैं आज का ही चुन लेता हूं। और अगले ही पल उसके हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी और रिवॉल्वर का रुख देवराज चौहान की ही तरफ था। देवराज चौहान ने उस वजीर सिंह को गहरी निगाहों से देखा, सिर से पांव तक देखा। आबू काती के नापाक इरादे कभी भी पूरे नहीं होंगे। वह बेशक कितने ही लड़ाकों को मेरे पास भेजता रहे, उसके पास कितने ही बेहतरीन लड़ाके क्यों ना हो, लेकिन वजीरा सिंह से टकराना कोई हंसी खेल नहीं। देवराज चौहान ने जैसे समझने वाले भाव में सिर हिलाया था। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, वजीरा सिंह दरिंदगी भरे स्वर में गुर्राया। तुम्हारी लाश मैं खुद घोड़े पर लाद कर आबू काती के ठिकानों में से किसी ठिकाने पर छोड़ कर आऊंगा ताकि उसे मालूम हो सके कि उसने सोए नाग को जगाया है जो उसे डसकर ही चैन लेगा। देवराज चौहान ने फौरन बायां हाथ उठाया। ठहरो, गोली मत चलाना। वजीरा सिंह ने दांत किटकिटाकर उसे देखा। देवराज चौहान ने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया। वजीरा सिंह दरिंदगी से गुर्राया। वहीं खड़े रहो, आगे मत बढ़ना आबू काली के कुत्ते। देवराज चौहान ठिठका। उसने गहरी निगाहों से वजीरा सिंह को देखा जिसके चेहरे पर छाए बेहद खतरनाक भाव इस बात का गवाह थे कि वह एक क्या 6 की 6 गोलियां चला देगा। देवराज चौहान पलटा और 2 कदम पीछे हटकर उसने अपनी रिवॉल्वर अपने होल्स्टर में से निकाली और घोड़े के जीन में फंसाकर दोनों हाथ उठाकर पलटा और वजीरा सिंह को देखकर बोला, मेरे पास कोई हथियार नहीं, जूतों में चाकू अवश्य फंसा है, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें उससे कोई भी खौफ नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम वजीरा सिंह हो। वजीरा सिंह की वही निगाह देवराज चौहान पर टिकी रही। देवराज चौहान बेहद शांत भाव से आगे बढ़ा। एक एक कदम उठाता हुआ वह वजीरा सिंह के सामने जाकर ठिठका। वजीरा सिंह का अंदाज देखकर उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह इस समय वजीरा सिंह पर हाथ डालना चाहे तो कामयाब नहीं हो सकेगा। वजीरा सिंह उसे शूट कर देगा। हो सकता है तुम अच्छे लड़ाके हो। देवराज चौहान के होठों पर एकाएक मुस्कान उभरी। अच्छा निशाना लगाना जानते हो, उसका मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो, लेकिन थोड़ी सी कमी बाकी है तुम में। वजीरा सिंह के हाव भाव में बसी क्रूरता कम नहीं हुई। यह देखो, देवराज चौहान ने हाथ आगे बढ़ाकर उसकी कमर पर बंधे होल्स्टर को थपथपाया। तुमने इसे काफी नीचे कर रखा है,
इसे पूरी बाह की लंबाई तक न लटकने दो। जब तुम अपनी बाह लटकाओ तो होल्स्टर आधी बाहों से नीचे तक नहीं होना चाहिए। तब हाथ उठाते हुए तुम रिवॉल्वर गोली किसी रफ्तार के साथ आसानी से निकाल सकोगे और निकालते ही तुरंत तुम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छे लड़ाके इस बात का खास ख्याल रखते हैं। शायद तुमने होल्स्टर बांधने पर आज तक ध्यान नहीं दिया होगा। वैसे सब ऐसा नहीं करते, लेकिन जो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे अपनाकर तुम होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालने के मामले में कभी भी मार नहीं खा सकते। वजीरा सिंह के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। देवराज चौहान पुनः मुस्कुराया। वजीरा सिंह के चेहरे का तनाव धीरे धीरे खत्म होने लगा। हाँ, तुम किसी भी कीमत पर आबू काली जैसे घटिया इंसान के आदमी नहीं हो सकते। मैं मिनट भर में आदमियों को पहचानने की हिम्मत रखता हूँ। वजीरा सिंह के स्वर में विश्वास के भाव थे। उसने हाथ में पकड़े रिवॉल्वर को वापस होल्स्टर में डाला और होल्स्टर को ठीक देवराज चौहान के कहे मुताबिक बांधता हुआ बोला, तुमने होल्स्टर बांधने के बारे में ठीक राय दी है। पहले मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। जो होल्स्टर बांधने की बारीकी को इतना ध्यान में रखे वह वास्तव में बहुत अच्छा लड़ाका होगा। कहते हुए वजीरा सिंह ने खोज भरी निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर मारी। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। वजीरा सिंह जब होल्स्टर को ठीक तरह बांधकर फारिग हुआ तो देवराज चौहान बोला, अगर हो सके तो मेरे घोड़े के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दो। वजीरा सिंह ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और घोड़े की लगाम पकड़कर एक तरफ ले गया। देवराज चौहान देखता रहा। कुछ ही फासले पर एक छोटी सी हौदी बनी थी, जहां पहले से ही एक घोड़ा उसमें मुंह मार रहा था। बगल की दूसरी हौदी पानी से भरी हुई थी। देवराज चौहान के घोड़े को वजीरा सिंह ने वहीं छोड़ा तो घोड़ा फौरन खाने की हौदी में मुंह मारने लगा। वजीरा सिंह को पलटते देखकर देवराज चौहान बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वजीरा सिंह उसके पास पहुंचा तो देवराज चौहान कष्ट ले रहा था। कुछ खाने को और चाय कॉफी वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। वजीरा सिंह ने कुछ नहीं कहा और पलटकर भीतर चला गया। वापसी 20 मिनट के बाद हुई, कॉफी और ब्रेड पीसों के साथ। देवराज चौहान बिना कुछ कहे खाने पीने में व्यस्त हो गया। वजीरा सिंह ने कुर्सी खींचकर उसके सामने की और बैठता हुआ बोला, तुम्हारा नाम क्या है? कहते हुए वजीरा सिंह ने सिगरेट सुलगाई। देवराज चौहान। वजीरा सिंह ने उसके धूल से अटे कपड़ों पर निगाह मारी। अभी जंगी बस्ती में पहुंचे हो? देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। किसके साथ काम करते हो? मतलब कि किसके गैंग में हो? वजीरा सिंह ने स्पष्ट शब्दों में पूछा। मैं किसी गैंग में नहीं हूँ, पहली बार जंगी बस्ती में पहुंचा हूँ। पहली बार आए हो? वजीरा सिंह की आवाज में हैरत के भाव आ गए। हाँ, समझो कि जंगी बस्ती में मेरी जिससे मुलाकात हुई है वह पहले आदमी तुम हो। ओह! वजीरा सिंह के होठ सिकुड़ गए। उसने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। यहाँ किसके पास आए हो? किसी के पास नहीं, मैं अकेला हूँ और किसी खास काम की खातिर आया हूँ। जंगी बस्ती में खास काम? वजीरा सिंह की आंखों में असमंजस के भाव थे। यहाँ भला किसको क्या काम हो सकता है? यहाँ तो 98% गुंडे, बदमाश, चोर, डकैत, लुटेरे, कानून से भागे खतरनाक अपराधी रहते हैं, जो कि बाहर जाते हैं और फिर कोई संगीन जुर्म करके ढेर सारी दौलत लेकर वापस आ जाते हैं। और यहाँ जो 2% शरीफ इंसान हैं, वे भी खतरनाक इंसान हैं, जो कि अब चैन शराफत से जिंदगी बिता रहे हैं, परंतु कानून को उनकी तलाश है। फांसी का फंदा उनके लिए तैयार है। देवराज चौहान ने जवाब में तीखी निगाहों से वजीरा सिंह को देखा। तुम भी तो उन्हीं लोगों में आते हो। आता भी हूँ और नहीं भी। 10 साल पहले ऐसा मोटा हाथ मारा था कि उसके बाद अभी तक तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। वही माल चल रहा है। वजीरा सिंह ने शांत भाव में सिर हिलाकर कहा, लेकिन अब माल समाप्त होने को आ रहा है। साल भर ही और चलेगा। जल्दी ही मुझे दौलत इकट्ठी करने के लिए कुछ करना होगा। शायद मुझे फिर कोई जुर्म और भारी दौलत के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़े।
देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। मुझे बताओ, किस खास काम के लिए आए हो? शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। इस बात को यहीं रहने दो। क्यों? जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं तुमसे आकर बात कर लूंगा। वजीरा सिंह एक बार फिर उसे गहरी निगाहों से देखने पर मजबूर हो गया। तुम यहाँ कहीं तो रहोगे, कहीं तो ठिकाना बनाओगे? वजीरा सिंह बोला। हाँ, तुम मेरे यहाँ रह लो। 6 कमरे हैं, खाली हैं। नहीं। क्यों? मैं खामखा किसी को तकलीफ देने के हक में नहीं हूँ। खाना पीना समाप्त करके देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तुम जो किराया किसी को दोगे वह मुझे दे देना। वैसे भी यहाँ रहने का बहुत मोटा किराया देना पड़ता है। मैं तुमसे रियायत करूंगा, उनसे आधा ले लूंगा, साथ में खाना पीना भी दूंगा। वजीरा सिंह शांत और गंभीर था। यह सब मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मुझे अच्छा लगेगा कि कोई मेरे साथ है। मैं तुम्हारी बात अवश्य मानता, लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं कि। हालात? वजीरा सिंह ने अजीब सी स्वर में कहा। तुम्हारे हालात की बात कहाँ से आ गई? तुमने तो अभी अभी जंगी बस्ती में कदम रखा है। तुम्हारे हालात कहाँ से बिगड़ गए? जवाब में देवराज चौहान अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। कहा, कुछ नहीं। वजीरा सिंह समझदार था। उसने भी दोबारा इस बारे में कुछ नहीं पूछा। तुम? देवराज चौहान ने कुछ कहना चाहा कि ठिठक गया। कानों में घोड़ों की टापों का तीव्र स्वर पड़ने लगा। वजीरा सिंह की आंखें सिकुड़ गई। कौन है? देवराज चौहान ने उसे देखा। कोई भी हो सकता है। बरामदे में बैठा वजीरा सिंह बाहर की तरफ देखता हुआ बोला। जंगी बस्ती में आने जाने का यह मेन रास्ता है। यहाँ से घुड़सवार दिन में 50 बार आते जाते रहते हैं। देवराज चौहान की निगाहें भी बाहर की तरफ ही टिकी रही। फिर देखते ही देखते देवराज चौहान को बाएं तरफ से 6 घुड़सवार आते नजर आए। उन्हें देखते वजीरा सिंह की आंखें और सिकुड़ गई। उसने देवराज चौहान पर निगाह मारी। तत्पश्चात वह पुनः घुड़सवारों को देखने लगा जो बेहद पास आ चुके थे। घुड़सवार और भी पास आए और क्षण भर के लिए लकड़ी के फाटक के पास ठिठके। ये तो आबू काली के आदमी हैं। एकाएक वजीरा सिंह के होंठ पिंच गए। घोड़े लकड़ी के छोटे से खुले गेट से भीतर प्रवेश करते चले गए। सारा वातावरण घोड़ों की टापों से गूंज उठा। धूल सी उड़नी आरंभ हुई। बरामदे के पास आकर वे 6 के 6 घुड़सवार ठिठके। वजीरा सिंह होठ भींचे उठ खड़ा हुआ। देवराज चौहान की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। वह उसी प्रकार स्थिर शांत मुद्रा में कुर्सी पर बैठा रहा और मिचमिचाती निगाहों से उन सवारों को देखने लगा। सबकी कमर पर होल्स्टर बंधे थे। चेहरों से ही वे खतरनाक लड़ाके नजर आ रहे थे। अब तक उनकी दरिंदगी से भरी निगाह वजीरा सिंह पर टिक चुकी थी। वजीरा सिंह भी कुछ वैसी ही निगाहों से उन्हें देख रहा था। अब अंधेरा घिरना आरंभ हो गया था, जिसके कारण एक दूसरे के चेहरे देखने में कुछ अस्पष्टता का एहसास हो रहा था। देवराज चौहान ने दाएं बाएं निगाह मारी। सामने ही दीवार पर स्विच बोर्ड नजर आया। देवराज चौहान ने उठकर स्विच ऑन किए, परंतु रोशनी नहीं हुई। वजीरा सिंह उन 6 लड़ाकों को घूरते हुए सर्द लहजे में कह उठा, जनरेटर चलने पर ही रोशनी होगी, वरना यहाँ बिजली का क्या काम। देवराज चौहान वापस कुर्सी पर आ बैठा। उन 6 की निगाहें अब देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान उसी मिचमिचाती मुद्रा में आंखें सिकोड़े उन्हें देखे जा रहा था। यह कौन है वजीरा सिंह? मैं नहीं जानता। वजीरा सिंह ने भीचे स्वर में जवाब दिया। इसका नाम मालूम नहीं। तुम्हारा रिश्तेदार है क्या? इस बार पूछने वाले घुड़सवार के स्वर में जहरीले भाव आ गए थे। तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? वजीरा सिंह का स्वर कड़वा हो गया। क्यों? घुड़सवार ने देवराज चौहान से पूछा। तू कौन है? पहले कभी नहीं देखा। देवराज चौहान खामोश रहा। क्यों नहीं? देवराज चौहान ने बोलने की जरूरत ही नहीं समझी। तेरे मुंह में जुबान है कि नहीं? घुड़सवार की आवाज सख्त हो उठी। देवराज चौहान ने जुबान हिलाने का कष्ट नहीं किया। तभी पीछे वाला घुड़सवार हंसकर कह उठा, डर गया साला, हमें देखते ही बोलती बंद हो गई। इस बात पर बाकी घुड़सवार भी हंसे। यह तो हीरो लगता है, हीरो, मिस्टर हीरो, पीछे वाले घुड़सवार ने व्यंग से कहा और सारे हंस पड़े। देवराज चौहान की मुद्रा और चेहरे के भावों में
कोई फर्क नहीं आया। फिर घुड़सवारों की निगाह वजीरा सिंह पर जा टिकी। हमें आबू काली ने भेजा है वजीरा सिंह, कहने की जरूरत नहीं। एकाएक वजीरा सिंह गुर्राया। अब बोल, तेरा क्या इरादा है? वजीरा सिंह के इरादे सुबह शाम की तरह बदला नहीं करते, वजीरा सिंह ने पूर्वता लहजे में कहा। आगे वाले घुड़सवार का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। आबू काली ने हमें यह कहकर भेजा है कि फैसला करके आना, क्योंकि 1 सप्ताह का वक्त दिया था तुम्हें। इस दौरान आबू काली के आदमी तुम्हें याद दिलाने और समझाने हर रोज आते रहे हैं, लेकिन वे लोग हर बार आकर यही बताते कि तुम्हारा बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं रहा। घुड़सवार ने एक एक शब्द चबाकर कहा, और आज तुम्हें दिया सप्ताह का वक्त पूरा हो चुका है। वजीरा सिंह ने दांत किटकिटाए। आबू काली जंगी बस्ती का हुक्मरान नहीं है जो लोगों को वक्त देता फिरे और उससे डरा जाए। वजीरा सिंह, घुड़सवार ऊंचे व कठोर स्वर में बोला, तुम आबू काली की ताकत को भूल रहे हो। ताकत नहीं, वजीरा सिंह ने उसकी बात काट कर कड़वे स्वर में कहा, आदमियों की फौज बोलो। यह बोलो, उसके आदमियों की फौज को भूल रहा हूँ, जिन्हें पालते वह थकता नहीं। वजीरा सिंह के जवाब पर सब घुड़सवारों के चेहरे खतरनाक भावों से चमक उठे। हालात नहीं समझ रहा है यह, एक घुड़सवार ने आगे वाले से कहा। सब हालात समझ रहा हूँ। वजीरा सिंह का स्वर भी खतरनाक हो उठा। तुमने कहा कि आबू काली ने फैसला करने भेजा है, मतलब कि मैं उसकी बात मानूं या फिर तुम लोग मुझे शूट कर दो। ठीक समझे? मैं तो ठीक ही समझता हूँ, लेकिन आबू काली यह नहीं जानता कि मैं उसके गुलामों में से नहीं हूँ कि जो वह कहे मैं वैसा ही करूँ। उसकी बात मैं किसी कीमत पर नहीं मान सकता। कहने के साथ ही वजीरा सिंह की हथेली में रिवॉल्वर आ दबी और खून खराबे से मुझे कभी भी खौफ नहीं रहा। यह तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। पल भर के लिए वहां मौत भरा सन्नाटा छा गया। वजीरा सिंह, तुम यहाँ के पुराने बाशिंदे हो। माना कि तुम्हें खून खराबे से परहेज नहीं, लेकिन हम लोगों में ऐसा कुछ हो वह ठीक भी नहीं होगा। आबू काली हमें हर बात की छूट दे चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खून खराबा नहीं करना चाहता। पुरानी पहचान भी मायने रखती है। मान जाओ बात को। यह जगह आबू काली के हवाले कर दो, वह तुम्हें दूसरी जगह दे देगा और मुनासिब रकम भी देगा। सौदा बुरा नहीं। सौदे की अच्छाई बुराई मैं तब देखूं जबकि मुझे सौदा करना हो। वजीरा सिंह ने दांत खींचकर कहा, इस जगह पर मेरी उम्र का बड़ा हिस्सा बीता है। मैं इस जगह से दूर नहीं जाना चाहता। यह जगह मैं नहीं दूंगा। अब तक अंधेरा अच्छी तरह फैल चुका था। एक दूसरे के चेहरे मात्र काली छाया की भांति दिखाई देने लगे। कुछ दूर चलने वाले जनरेटरों का मध्यम शोर अब कानों में पड़ना आरंभ हो गया था। वजीरा सिंह, आबू काली जो चाहे कर सकता है। वह जब चाहे तुम्हें शूट करके यह जगह ले सकता है। उसे कोई कुछ कहने वाला कहाँ। वह सिर्फ इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा था कि तुम्हें पुराना जानता है। वह थोड़ी सी जगह के लिए तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता, लेकिन तुम मजबूर कर रहे हो कि। तभी वजीरा सिंह ने छलांग लगाई और फौरन बरामदे के नीचे कुछ दूरी पर पेड़ की ओट में जा छिपा। पल भर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। यह तुम ठीक नहीं कर रहे वजीरा सिंह। सारे घुड़सवार एकाएक सतर्क हो गए। तुम लोग ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हो। वजीरा सिंह का खतरनाक स्वर उसके कानों में पड़ा। ना मानने पर आबू काली ने तुम लोगों से मुझे शूट करने को कहा है। बात यहीं खत्म हो जाती है। उसे यह जगह चाहिए और मैं किसी भी हाल सूरत में यह जगह नहीं दूंगा, और मुझे शूट करने के लिए तुम्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आबू काली ने कम आदमी भेजे हैं। तो नहीं मानोगे तुम? घुड़सवार का लहजा चेतावनी भरा हो गया। तुम वह करो जो करने के लिए तुम लोगों को आबू काली ने भेजा है। वजीरा सिंह की आवाज़ में भेड़िए की सी कुर्राहट थी। और जो मुझे करना चाहिए वह मैं करूँगा। आगे वाले घुड़सवार ने क्षण भर की चुप्पी के बाद दरिंदगी भरे स्वर में अपने साथ आए घुड़सवारों को आदेश दिया, वजीरा सिंह को शूट करो। उसके इतना कहने की देर थी कि वजीरा सिंह की तरफ से 2 फायर आए और इस गहरे अंधेरे में भी वह निशाने पर बैठे। दोनों घुड़सवार नीचे जा गिरे।
वजीरा सिंह को फायर करने का दोबारा मौका न मिला, क्योंकि उसी पल चारों घुड़सवार घोड़े छोड़कर अंधेरे में जा छिपे थे। खतरे का एहसास पाकर वजीरा सिंह ने पेड़ के तने की ओर छोड़ी और दूसरी जगह जा छिपा। उनकी तरफ से अभी तक कोई फायर नहीं हुआ। जाहिर था कि वे समझदारी से काम ले रहे थे और वजीरा सिंह को घेर कर शूट करना चाहते थे। अंधेरा उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था। मौत से भरा एक एक पल वहां मौजूद सबके दिमाग में घंटे की तरह बज रहा था। वजीरा सिंह को कुछ दूर छोटे छोटे पौधों के हिलने का एहसास हुआ। उस तरफ देखते ही वजीरा सिंह की आंखों में मौत से भरी चमक उभरी। जमीन पर रेंगता हुआ एक उसी की दिशा में बढ़ रहा था, परंतु हिलने वाले पौधों ने उसकी स्थिति का भरपूर एहसास दिला दिया। वजीरा सिंह ने फायर किया और फौरन अपनी जगह छोड़ दी। जो उसकी तरफ सरका आ रहा था उसकी खोपड़ी उड़ गई। तभी 3 फायर वहां पहुंचे जहां से वजीरा सिंह ने फायर किया था और अब हट चुका था। वहां मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरे में यह खेल और भी भयानक लग रहा था। तभी एक साथ 2 फायर हुए और 2 चीखें गूंजी। वजीरा सिंह की आंखें सिकुड़ गई। वह सावधानी से चीखों वाली दिशा की तरफ देखने लगा, परंतु गहरा अंधेरा हो जाने के कारण उसे कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आया। रिवॉल्वर हाथ में लिए वह वहीं खड़ा रहा। करीब मिनट भर बाद देवराज चौहान की आवाज उसके कानों में पड़ी। आ जाओ वजीरा सिंह। वजीरा सिंह को देवराज चौहान पर पूरा विश्वास था। वह रिवॉल्वर हाथ में थामे बाहर निकला और अंधेरे में ही आवाज की दिशा की तरफ बढ़ा, परंतु वह बेहद सावधान था। करीब पहुंचने पर उसने देखा कि वे 2 थे, एक देवराज चौहान और दूसरा आबू काली का घुड़सवार। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल उसकी गर्दन पर लगा रखी थी। वजीरा सिंह ने उस आखिरी लड़ाके को शूट करना चाहा तो देवराज चौहान ने टोका, रुको वजीरा सिंह, इसे जिंदा ही रहने दो। जिंदा रहकर ये 2 काम करेगा। एक तो यहाँ पड़ी लाशों को ले जाएगा, नहीं तो लाशें ढोने का काम तुम्हें करना पड़ेगा। देवराज चौहान की बात में ठंडक थी। दूसरे आबू काली को इस बात की खबर होनी चाहिए कि उसने जो आदमी तुम्हारे पास भेजे थे उनका क्या हुआ। ऐसा करना ठीक रहेगा। वजीरा सिंह ने कुछ नहीं कहा। रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे कर लिया। लाशों को घोड़ों पर लाद दो। 2 मिनट में ही 5 लाशें वजीरा सिंह ने घोड़ों की पीठ पर लाद दी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल उस लड़ाके की गर्दन पर ठकठकाई। मेरा नाम जानते हो ना? देवराज चौहान का स्वर सर्द था। लड़ाके की सांस जैसी रुकी हुई थी। बोलो। देवराज चौहान के होठों से गुर्राहट निकली। तुम्हारा नाम मैं नहीं जानता। उसके गले से भय से भरा स्वर निकला। भूल गए? तुम लोगों ने ही तो रखा था, मिस्टर हीरो। देवराज चौहान ने मौत से भरे लहजे में कहा। जाओ, इन लाशों को ले जाओ और नाम याद रखना मेरा, मिस्टर हीरो। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल उसकी गर्दन से हटा ली। उस छठे लड़ाके को जैसे अपनी जान बचने का विश्वास ही नहीं हो रहा था। जाने का इशारा मिलते ही वह जल्दी से घोड़े पर बैठा और बाकी 5 घोड़ों को, जिन पर 5 लड़ाकों की लाशें पड़ी थी, लेकर फौरन वहां से दूर हो गया। मौत से भरे सन्नाटे के बीच कई पलों तक उनकी निगाहें बाहर की तरफ ही टिकी रही। फिर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई तो क्षण भर में रोशनी में उसका दरिंदगी से भरा चेहरा चमक उठा। कश लेने के पश्चात देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा, तुम मारे जाओगे वजीरा सिंह। क्या मतलब? वजीरा सिंह रिवॉल्वर को होल्स्टर में रखता हुआ बोला। आबू काली के सामने तुम ज्यादा देर टिके नहीं रह सकते। वजीरा सिंह ने आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। तुम तो कुछ देर पहले पहली बार जंगी बस्ती में पहुंचे हो, ऐसे में तुम आबू काली के बारे में क्या जानते हो? मेरे से कोई सवाल मत करो। इस समय सिर्फ अपने बारे में सोचो। वह आबू काली है, उसके पास आदमियों की बहुत बड़ी फौज है और तुम अकेले, साथ में सिर्फ रिवॉल्वर। वजीरा सिंह के होठ खिंच गए। कुछ ना कह सका वह। मेरी मानो तो कुछ आदमी रख लो। नहीं रख सकता। क्यों? किराए के आदमियों को देने के लिए मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं और फिर बहुत कम ही होंगे जो आबू काली के खिलाफ खड़े होंगे।
वह भी भारी पैसा लेकर। वजीरा सिंह सख्त स्वर में बोला, आबू काली चाहता क्या है? मेरी यह जगह लेना चाहता है। काफ़ी बड़ी जगह है। वह यहाँ पर शराब खाना और ठहरने के लिए होटल खोलना चाहता है, क्योंकि जंगी बस्ती में प्रवेश करने पर और जाते समय यह जगह पड़ती है। आने वाले थके घुड़सवार वहाँ रुकेंगे, ठहरेंगे और वक्त बेवक्त रवाना होने वाले घुड़सवार भी जाते समय यहाँ से अवश्य होकर जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आबू काली यहाँ शराब खाना और होटल बनाकर बहुत पैसा कमा लेगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर यह जगह नहीं दूंगा। बरसों से इस जगह पर रहा हूँ और आबू काली की दादागिरी से तो मुझे शुरू से ही सख्त नफरत है। आधी जंगी बस्ती आबू काली की बात मानती है, जबकि हर कोई खतरनाक लड़ाका है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तुम्हें अपनी सुरक्षा के प्रबंध करने ही पड़ेंगे वजीरा सिंह। वजीरा सिंह ने कुछ नहीं कहा। मेरा घोड़ा ले आओ। जा रहे हो? हाँ, अंधेरा हो चुका है, रात बिता लो, सुबह चले जाना। नहीं, मुझे अभी जाना है। वजीरा सिंह ने फिर इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह घोड़े को ले आया, जो खा पीकर सुस्ता रहा था। देवराज चौहान ने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरकर उसे तैयार हो जाने का इशारा किया। तुम्हें आबू काली से सावधान रहना होगा। जिसे तुमने जिंदा छोड़ा है, वह आबू काली को तुम्हारे बारे में सब बता देगा। आबू काली के आदमी जल्दी ही तुम्हें तलाश करने लगेंगे। मैं छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। तुम इसे छोटी बात समझते हो? हाँ। कहने के पश्चात देवराज चौहान ने घोड़े की जीन की एक साइड उठाई और नीचे मौजूद लेदर की थैली खोलकर उसमें से कुछ हीरे निकाले और थैली बंद करके जीन को ठीक करके देवराज चौहान पलटा। चंद्रमा की रोशनी में हथेली पर पड़े हीरे चमक रहे थे। वजीरा सिंह ने हैरानी से देवराज चौहान को देखा। इन हीरों की कीमत इतनी है कि तुम अपनी सुरक्षा के लिए आराम से आदमी रख सकते हो। तुम यह मुझे क्यों दे रहे हो? देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे हीरों को उसकी कमीज की जेब में डाला और एक ही छलांग में घोड़े की पीठ पर बैठा और लगाम पकड़कर झटका दिया। घोड़ा धीरे धीरे पलटा और उसका मुंह लकड़ी के उस छोटे से फाटक की तरफ हो गया जहां से वह आया था। यहाँ से दाएं जाऊं या बाएं? देवराज चौहान ने वजीरा सिंह पर नजर मारी। दाएं। वजीरा सिंह की गहरी निगाह देवराज चौहान पर टिकी थी। देवराज चौहान ने घोड़े को ऐड़ मारी। घोड़ा धीरे धीरे चलता हुआ आगे बढ़ा। लकड़ी के फाटक को पार करते ही देवराज चौहान ने लगाम को झटका दिया तो धीरे धीरे घोड़ा रफ्तार पकड़ता चला गया। टापों की आवाज पुनः गूंजने लगी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। जनरेटरों की आवाजें और दूर जलती रोशनियां नजर आ रही थी। घोड़ा तेजी से उसी तरफ बढ़ा जा रहा था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।